Hello, friends. Welcome to lecture 9, which is the second part of the objective of a supply chain. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 में देखा कि सप्लाई चेन सरप्लस या फिर इसको ओवरऑल वैल्यू ऑफ सप्लाई चेन भी बोलते हैं। ये होता है कंज्यूमर सरप्लस प्लस सप्लाई चेन प्रॉफिटेबिलिटी। अब कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है वो हमने लास्ट लेक्चर में समझ लिया। तो इस लेक्चर में हम लोग मोस्टली फोकस करेंगे अंडरस्टैंड करने में कि सप्लाई चेन प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है। सप्लाई चेन प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही बेसिक है, जो कि सबको पता ही है कि रेवेन्यू माइनस ओवरऑल सप्लाई चेन कॉस्ट्स को बोलते हैं। आ, अब इसमें जो टोटल प्रॉफिट्स जो हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू माइनस कॉस्ट का, तो ये टोटल प्रॉफिट आपका पूरी जो सप्लाई चेन में जितनी भी स्टेजेस होती हैं इन सब के अक्रॉस शेयर होता है ये प्रॉफिट। तो जितना ज्यादा एक सप्लाई चेन प्रॉफिटेबिलिटी होती है उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल एक सप्लाई चेन को माना जाता है। या इसको रिवर्स भी बोल सकते हैं कि एक सप्लाई चेन का डिजाइन ही इसलिए किया जाता है कि सप्लाई चेन प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा रहे। एंड जब भी हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी का मेजर करते हैं कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी, तो आप ये बोल सकते हैं कि हम लोग स्टेज वाइज प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं या फिर एक ओवरऑल। जैसा मैंने पहले बताया, हमेशा जब भी एक सप्लाई चेन में प्रॉफिटेबिलिटी देखनी चाहिए या कोई भी ऐसी डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए या एनालिसिस करना चाहिए किसी भी सप्लाई चेन डिसीजंस का, तो वो हमेशा सप्लाई चेन की सारी स्टेजेस को मिलाकर के करना चाहिए, ना कि एक स्टेज को लेकर के। और आगे के लेक्चर से हम देखेंगे कि अगर हम प्रॉफिट्स को सप्लाई चेन में हर एक स्टेज पे अगर मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं तो ओवरऑल प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं उल्टा बढ़ने की बजाय। हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सप्लाई चेन में पैसा आ कहां से रहा है, सो दैट वील बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो जा कहां रहा है। तो सप्लाई चेन में सिर्फ कस्टमर से जो पैसा आता है दैट इज द ओनली वे टू रिसीव अ रेवेन्यू। और वो जो पैसा जो कस्टमर से आ रहा है, बाकी सारी जगहें वही पैसा जो है स्पेंड होता है। तो जैसा आप यहाँ पर देखोगे कि कस्टमर अगर जो भी पैसा दे रहा है तो रिटेलर उसी के थ्रू जो है अपने सप्लायर्स को अपनी आईटी मेंटेन करने के लिए और अपने डिस्ट्रीब्यूटर को पे करता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लॉजिस्टिक्स वगैरह पे भी इसी से ही स्पेंड होता है। तो ओवरऑल इसको ये बोल सकते हैं कि इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए बेसिकली जितने भी सप्लाई चेन के एसेट्स हैं इनको, और जो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एंड फंड्स का जो भी फ्लो हो रहा है, इसको इफेक्टिव मैनेज करना टू इंश्योर कि सप्लाई चेन सरप्लस मैक्सिमाइज हो सके, यही होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए, अब हम कंपेयर करते हैं यूएस एंड इंडियन रिटेल को। तो यूएस का जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यूएस के उसमें जो है 3 स्टेजेस होती हैं मोस्टली, जिसमें कस्टमर जो है वो डायरेक्ट रिटेलर के पास जाता है, से रिटेलर है वॉलमार्ट, और वहां से फिर जो है रिटेलर की जो पूर्ति होती है वो मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट हो जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यूएस में कंसोलिडेटेड है रिटेल। उनका इतना स्केल है कि वो एक पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अवॉइड कर सकते हैं कंप्लीटली, तो वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से पूरा ट्रांसपोर्टेशन करवा लेते हैं अपने रिटेल यूनिट में ही। तो मान लीजिए अगर इस सिस्टम में आप बोलेंगे नहीं यार डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऐड कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि सप्लाई चेन कॉस्ट जो है और बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए कोई सेंस नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऐड करने का। तो ओवरऑल सप्लाई चेन सरप्लस जो है वो एक और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चैनल डालने से कम हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज हो जाएंगी। सिमिलरली इंडिया में अगर हम देखते हैं कि इंडिया में मैक्सिमम जगह पर जो है छोटे रिटेल स्टोर्स होते हैं, तो ओवरऑल हमारे सिस्टम्स में जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जरूरत होती है, क्योंकि इतने छोटे रिटेल स्टोर्स हैं कि जितना एक यूएस में एक फैमिली अपना एक हफ्ते का ग्रोसरी शॉपिंग करती होगी, उतना ही पूरा रिटेल स्टोर का एक ऑर्डर का साइज होता है जो कि फुलफिल करता है उसका डिस्ट्रीब्यूटर। अब क्योंकि इतने छोटे छोटे ऑर्डर्स होते हैं, तो एक मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली इन ऑर्डर को, इन छोटे ऑर्डर्स को नहीं वो कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उसका एक पूरा ट्रक भर ही नहीं पाएगा इतने रिटेलर्स को डिलीवर करने के लिए। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बीच में जरूरत होती है, जो कि एक फुल ट्रक लोड को जो है हैंडल कर पाए, उतने मटेरियल को स्टोर कर पाए एट अ लोकेशन विच इज कंड्यूसिव फॉर रिटेलर्स ऑल्सो।
क्योंकि रिटेलर्स का इतना कम इन्वेंट्री स्टॉक हो रहा है, तो उनको भी फ्रीक्वेंट फुलफिलमेंट की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होते हैं वो कई मैन्युफैक्चरर्स से अपना मटेरियल को स्टॉक करते हैं अपने वेयर हाउसेज में, ताकि उनकी जो आउटबाउंड डिलीवरीज होती हैं रिटेलर्स को वो ऑप्टिमाइज हो सके। ऑप्टिमाइज इन द सेंस कि उनको भी ये चाहिए कि भले वो छोटे ट्रक्स में डिलीवर कर रहे होंगे, मिल्क रन्स कर रहे होंगे अपने रिटेलर्स को फुलफिल करने के लिए, बट वहां पे वो सारे टाइप के प्रोडक्ट्स को लेकर जाते हैं जो भी एक रिटेलर को जरूरत होती है, सो दैट उनकी जो डिलीवरी है, उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ऑप्टिमाइज हो सके। अब एक और जरूरत है जिसकी वजह से इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की, वो है कलेक्शंस की। तो अगर एक डायरेक्टली मान लो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ना हो, तो एक मैन्युफैक्चरर के लिए इतने सारे रिटेलर से, छोटे रिटेलर से कलेक्शंस करना अपने आप में एक बहुत डॉन्टिंग टास्क हो जाएगा। तो यहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की जरूरत होती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर तो आपका रेगुलरली जा ही रहा है उस पर्टिकुलर रिटेलर के पास में, तो वो कलेक्शन काफी स्मूथली हो जाता है और कॉस्ट बहुत कम रहती है। तो ओवरऑल सप्लाई चेन सरप्लस अगर आप देखते हो, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स वो काफी इंक्रीज होता है। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हटा दो इंडिया की सप्लाई चेन से, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर पाएंगे, जैसा कि हमने इस क्वालिटेटिव डिस्कशन में देखा है। ठीक है, थैंक यू।